ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी, एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ धोखेबाजों के लिए एक नया मैदान। आज हम इसी दुनिया के एक बहुत बड़े चैलेंज पर बात करने वाले हैं, ब्लॉकचेन पर होने वाली धोखाधड़ी। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक खास तरह की एआई, जिसे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क या जीएनएन्स कहते हैं, इस लड़ाई को पूरी तरह से बदल रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इन पेपर्स में जीएनएन्स की तुलना पुराने पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल से की गई है और नतीजे मतलब चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ थोड़ा बहुत बेहतर नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया गेम है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है। हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि ब्लॉकचेन के लेन देन को एक ग्राफ या एक जाल की तरह क्यों देखा जाना चाहिए, और ये जीएनएस आखिर कैसे धोखेबाजों के बनाए महीन से महीन पैटर्न को भी पकड़ लेते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है। ब्लॉकचेन की जो सबसे बड़ी ताकत है, गुमनामी, कोई सेंट्रल बैंक नहीं, वही धोखेबाजों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। हाँ, ये वैसा ही है जैसे कोई चोर भीड़ में गायब हो जाए। वो लोग अपने काले धन को हजारों छोटे छोटे लेन देन की परतों के नीचे ऐसे छिपा देते हैं कि पकड़ना नामुमकिन सा लगता है। और जो पारंपरिक सिस्टम थे वो तो बहुत सीधे साधे थे। बिल्कुल। वो कहते थे, अच्छा 10 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसे फ्लैग कर दो। लेकिन आज के धोखेबाज बहुत चालाक हैं। वो 10 लाख का एक ट्रांजैक्शन करने के बजाय 10-10 हजार के 100 ट्रांजैक्शन कर देंगे, वो भी अलग अलग वॉलेट्स के जरिए। मतलब पुराने नियम यहाँ आकर पूरी तरह फेल हो जाते हैं। हाँ, पुराने तरीके सिर्फ एक पेड़ को देख रहे थे, पूरे जंगल को नहीं। और हम यहाँ छोटे मोटे नुकसान की बात नहीं कर रहे, ये तो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब तक हम हर लेन देन को अलग अलग देखते रहेंगे, हम हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। असली खेल तब शुरू होता है जब हम इन सभी लेन देनों के बीच के रिश्तों को देखना शुरू करते हैं। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। अगर हम हर क्रिप्टो वॉलेट या पते को एक बिंदु, एक नोड मान लें, और उन बिंदुओं के बीच होने वाले हर लेन देन को एक जोड़ने वाली रेखा, एक एज मान लें, तो ये तो एक मकड़ी के जाले जैसा बन जाएगा। ठीक यही वो आहा मोमेंट है। आपने बिल्कुल सही समझा। ब्लॉकचेन असल में स्वभाव से ही एक विशाल ग्राफ है। जैसे ही हम इसे इस नजरिए से देखते हैं, पूरी तस्वीर बदल जाती है। अब हम सिर्फ एक अकेले वॉलेट को नहीं देख रहे हैं। नहीं, हम पूरे नेटवर्क को, उनके संबंधों के पूरे जाल को देख रहे हैं। और धोखेबाज कभी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा एक नेटवर्क, एक गैंग बनाकर काम करते हैं। एग्जैक्टली। और जीएनएन्स इसी नेटवर्क को, इसी गैंग को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। वो इस बात को समझते हैं कि एक वॉलेट की असलियत सिर्फ उसके अपने लेन देन से नहीं, बल्कि इस बात से भी पता चलती है कि वो किन लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ये जीएनएस ये आखिर है क्या? क्या ये कोई जादुई एआई है? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? कोई जादू नहीं है, बस बहुत स्मार्ट लॉजिक है। इसे ऐसे समझिए कि जीएनएन किसी एक वॉलेट के बारे में उसके पड़ोस को देखकर सीखता है। मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप उसके दोस्तों से मिलते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ उठता बैठता है। जीएनएन भी यही करता है। वो एक वॉलेट को समझने के लिए देखता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अच्छा, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को नेबरहुड एग्रीगेशन कहते हैं। इसका सबसे बेसिक मॉडल है जीसीएन, यानी ग्राफ कन्वेंशनल नेटवर्क। ये बस अपने सारे पड़ोसियों की जानकारी को इकट्ठा करता है और उसका एक औसत निकाल लेता है। ये थोड़ा सीधा साधा है, सबसे बराबर की सलाह लेता है। ठीक है, तो जीसीएन बस अपने सारे पड़ोसियों की सुनता है और एक औसत निकाल लेता है। लेकिन असल जिंदगी में तो हम हर किसी की सलाह को बराबर नहीं मानते हैं ना। कुछ दोस्त ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, कुछ कम। बिल्कुल सही। और यही GAT यानी ग्राफ अटेंशन नेटवर्क, GAT की सबसे बड़ी खूबी है। ये GCN से ज्यादा स्मार्ट है। ये तय करता है कि किन पड़ोसियों पर ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान देना है मतलब ये हर कनेक्शन को एक वजन देता है। जैसे अगर किसी वॉलेट का लेन देन एक जाने माने संदिग्ध पते से हुआ है, तो GAT उस कनेक्शन पर ज्यादा ध्यान देगा बजाय किसी भरोसेमंद एक्सचेंज से हुए लेन देन के। समझ गई। तो ये सिर्फ पड़ोसियों को नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि कौन सा पड़ोसी कितना महत्वपूर्ण है।
और हमारे सूत्रों के हिसाब से इसके बाद और भी एडवांस मॉडल्स आए हैं। हाँ, इसके बाद और भी स्मार्ट मॉडल आए, जैसे ग्राफसाज और जिन। हमें हर मॉडल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे फोन के कैमरे हर साल बेहतर होते जाते हैं। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। रिसर्च में बार बार एक नाम आता है, एलिप्टिक बिटकॉइन डेटा सेट। ये क्या है? एलिप्टिक डेटा सेट इस फील्ड का एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड है, एक अखाड़ा है जहां सारे मॉडल्स को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। इसमें लाखों बिटकॉइन लेन देन का डेटा है और हर लेन देन पर एक लेबल लगा हुआ है, वैध या अवैध। तो ये तो सीधा साधा काम लगता है। डेटा है, लेबल है, बस एआई को ट्रेन कर दो। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल बहुत बड़ी है और उसे कहते हैं क्लास असंतुलन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए इस डेटा में 100 लेन देन हैं, उनमें से 98 वैध हैं और सिर्फ 2 अवैध हैं। अच्छा, मतलब धोखाधड़ी वाले मामले बहुत कम हैं, जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना। बिल्कुल। अब सोचिए, एक आलसी एआई मॉडल आता है, वो बस एक नियम सीखता है, जो भी लेन देन आए उसे वैध बोल दो, और जानते हैं क्या होगा? वो 98% मामलों में सही होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मॉडल 98% एक्यूरेट है। लेकिन असल में वो धोखाधड़ी पकड़ने में पूरी तरह से जीरो है। उसने एक भी चोर नहीं पकड़ा। वाह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब सिर्फ एक्यूरेसी देखना काफी नहीं है। जरा भी नहीं। और बात यही खत्म नहीं होती। हर लेन देन के साथ 166 अलग अलग तरह की जानकारी यानी फीचर्स जुड़े होते हैं। कोई भी एक फीचर अकेले ये नहीं बता सकता कि लेन देन फ्रॉड है या नहीं। जीएनएस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो इन सभी फीचर्स और पूरे नेटवर्क के स्ट्रक्चर को एक साथ देखकर पूरी कहानी समझते हैं। तो अब आता है असली मुकाबला। जब इन पुराने मॉडल्स को एलिप्टिक डेटा सेट पे टेस्ट किया गया तो क्या हुआ? सच कहूं तो पुराने मॉडल्स का हाल बहुत ही बुरा था। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो एक बहुत ही कॉमन मॉडल है, उसकी एक्यूरेसी 87% के आसपास थी। सुनने में ठीक लगता है ना? हाँ, सुनने में तो ठीक ही लग रहा है। लेकिन उसने 1000 से ज्यादा सही वैध लेन देन को गलती से धोखाधड़ी बता दिया। ओ, सोचिए कितनी झूठी चेतावनियां, जांच करने वालों का तो सिर दर्द हो जाएगा। सही कहा। और दूसरे मॉडल्स का क्या हुआ? हाँ, उनका क्या हाल था? एक और पॉपुलर मॉडल है आइसोलेशन फॉरेस्ट, जो खास तौर पर ऐसी ही समस्याओं के लिए बनाया गया है। वो तो बुरी तरह फेल हो गया। मतलब? उसने एक भी सिंगल अवैध लेन देन नहीं पकड़ा। उसकी धोखाधड़ी पकड़ने की क्षमता 0 थी, 0। मतलब पूरी तरह से बेकार। और भी कोई था इस लिस्ट में? हाँ, एक और था ऑटो एनकोडर। उसका प्रदर्शन तो और भी खराब था, सिर्फ 19% के आसपास एक्यूरेसी। ये साफ दिखाता है कि ये पारंपरिक मॉडल ब्लॉकचेन डेटा की जटिलता को समझ ही नहीं पाते। वो नेटवर्क की जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि धोखेबाजों को पकड़ने की असली चाबी है। तो पुराने मॉडल्स तो बुरी तरह फेल हो गए। सच कहूं तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि जीएनएस इससे इतना बेहतर कैसे कर सकते हैं। आखिर डेटा तो वही है। वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो ये पुराने मॉडल नहीं देख पा रहे थे? वो उस नेटवर्क को देख रहे हैं। और जब ग्राफसेज जैसे जीएनएन मॉडल की बारी आई तो नतीजे जमीन आसमान के थे। उसकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर चली गई। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसने 2 चीजों में कमाल का बैलेंस बनाया। कौन सी 2 चीजें? पहली है रिकॉल, यानी अगर 100 चोर हैं तो हम कितनों को पकड़ पाए। दूसरी है प्रिसिजन, यानी जिन लोगों को हमने पकड़ा उनमें से कितने सच में चोर थे और कितने बेकसूर। अच्छा। पुराने मॉडल या तो सबको जाने देते थे, 0 रिकॉल, या फिर बहुत से बेकसूर लोगों को भी पकड़ लेते थे, खराब प्रिसिजन। जीएनएन्स ने दोनों मोर्चों पर शानदार काम किया। ज्यादा से ज्यादा चोरों को पकड़ा और बेकसूर लोगों को परेशान भी नहीं किया। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ बेहतर नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया तरीका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्चर्स ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा, अगर एक जीएनएन इतना अच्छा है तो क्या होगा अगर हम कई जीएनएन्स की एक टीम बना दें। इसे एन्सेम्बल लर्निंग कहते हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एक एक्सपर्ट गलत हो सकता है, लेकिन जब आप 100 लोगों से पूछते हैं तो सही जवाब मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। तो उन्होंने जीसीएन, जीएटी, जीआईएन जैसे अलग अलग मॉडल्स की एक ऑडियंस पोल टीम बना दी। बिल्कुल, उन्होंने स्टैकिंग नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें एक मेटा लर्नर होता है जो एक तरह से टीम का मैनेजर है। उसका काम यह सीखना है कि किस मॉडल की सलाह पर कब और कितना भरोसा करना है।
तो ये मैनेजर तय करता है कि किसकी बात ज्यादा सुननी है। हाँ, जैसे हो सकता है GAT प्रिसिशन में बेहतर हो और GIN रिकॉल में। ये मैनेजर दोनों की सलाह को मिलाकर एक फाइनल, ज्यादा बेहतर फैसला लेता है। और इस टीम वर्क का नतीजा क्या निकला? नतीजा कमाल का था। इस टीम ने अवैध लेन देन के लिए रिकॉल को 74% तक पहुंचा दिया। 74%? हाँ, इसका मतलब है कि ये सिस्टम लगभग 3/4 धोखाधड़ी वाले मामलों को पकड़ने में कामयाब रहा। याद कीजिए, पारंपरिक मॉडल कहाँ 0 पर थे। ये दिखाता है कि इन मॉडलों को मिला देने से उनकी व्यक्तिगत कमजोरियां दूर हो जाती हैं और एक सुपर मॉडल तैयार होता है। ठीक है, तो ये मॉडल बहुत सटीक है, वो धोखाधड़ी पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं अगर वे ये नहीं बता सकते कि उन्होंने कोई फैसला क्यों लिया? ये एक ब्लैक बॉक्स की समस्या है, राइट? हम बस ये तो नहीं मान सकते कि कंप्यूटर ने कहा है तो सही होगा। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, खासकर जब बात कानून और फाइनेंस की हो। किसी रेगुलेटर या जांच एजेंसी के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि एक लेनदेन संदिग्ध है, उन्हें ये भी जानना होगा कि क्यों। सही बात है। आखिर कोर्ट में क्या सबूत पेश करेंगे? बिल्कुल। तो क्या इस ब्लैक बॉक्स को खोलने का कोई तरीका है? हाँ, क्या कोई तरीका है? हाँ, और उसे कहते हैं XAI, यानी एक्सप्लेनेबल AI। शैप और GNN एक्सप्लेनर जैसे कुछ टूल्स हैं जो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि मॉडल ने किस वजह से ये फैसला लिया। मतलब वो हमें वजह बताते हैं, जैसे एक XAI टूल ये बता सकता है कि इस लेन देन को इसलिए फ्लैग किया गया क्योंकि पैसा एक ऐसे वॉलेट से आया है जो पहले एक डार्कनेट मार्केट से जुड़ा हुआ था और उसने ये पैसे कई छोटे छोटे हिस्सों में आगे भेजा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक पैटर्न है। अच्छा, अब ये एक ऐसी जानकारी है जिस पर जांचकर्ता वाकई में काम कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन क्या ये XAI टूल्स वाकई में हमें पूरी कहानी बताते हैं या फिर ये बस एक अंदाजा देते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है? मतलब क्या एक धोखेबाज इस सिस्टम को भी धोखा नहीं दे सकता, ये जानते हुए कि AI किन चीजों पर ध्यान दे रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी XAI टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है और हाँ, इसे भी धोखा दिया जा सकता है, लेकिन ये हमें पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शिता देता है। ये मॉडल को सिर्फ एक भविष्यवाणी करने वाले टूल से एक जांच सहायक में बदल देता है और ये वित्तीय अपराध से लड़ने में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पूरी बातचीत बहुत ही आकर्षक रही है। अभी तक हमने जो भी बात की है वो ऑन चेन डेटा के बारे में थी, यानी वो जानकारी जो ब्लॉकचेन पर ही मौजूद है। लेकिन अगर हम इस तस्वीर में ऑफ चेन डेटा यानी ब्लॉकचेन के बाहर की दुनिया की जानकारी भी जोड़ दें तो यहां से भविष्य की दिशा तय होती है और ये कुछ बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ हद तक डरावने सवाल भी खड़े करता है। एक्सक्रैप जैसे नए डेटा सेट अब सामने आ रहे हैं जो इथीरियम के पतों को उनके X अकाउंट से जोड़ रहे हैं। X, जो पहले ट्विटर था? हाँ, वही। ये ब्लॉकचेन की दुनिया और हमारी सोशल मीडिया की दुनिया के बीच एक पुल बना रहा है। एक मिनट, इसका मतलब क्या है? भविष्य में फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम सिर्फ हमारे लेन देन को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि हम सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। संभावना तो यही है। सोचिए, एक AI सिस्टम ये विश्लेषण कर रहा है कि कोई X अकाउंट अचानक से किसी संदिग्ध NFT प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट तो नहीं कर रहा, या फिर वो ऐसे लोगों से तो नहीं जुड़ रहा जो पहले से धोखाधड़ी के लिए जाने जाते हैं। ये तो सुरक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल हो सकता है जो धोखाधड़ी होने से पहले ही उसके इरादे को भांप ले। बिल्कुल। पर ये सुनने में जितना पावरफुल लग रहा है उतना ही चिंताजनक भी है। ये हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी के बारे में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। हम रेखा कहाँ खींचेंगे? क्या वित्तीय निगरानी को हमारे डिजिटल सामाजिक जीवन तक फैलने की इजाजत होनी चाहिए? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। टेक्नोलॉजी तो हमें ये ताकत दे देगी, पर हमें समाज के तौर पर यह तय करना होगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। इसी एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।